Hello students, next topic is DNA fingerprinting. I repeat, DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting, as the name suggests, we just do the help of fingerprints. We find out the sequence of a DNA of an individual, or with the help of any body part, just like blood sample or hair or any other, which include सेल। बेटा बॉडी का कोई भी पार्ट जिसमें सेल हो, हम उससे डीएनए को आइसोलेट करके हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं कि ये डीएनए किसका है। उसको एक स्टैंडर्डाइज डीएनए सीक्वेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे। देन वी कम टू नो कि ये वाला डीएनए सीक्वेंस किसके साथ मैच कर रहा है और ये किसका है। आई रिपीट, जैसे देखो कोई भी इंडिविजुअल है, आप हो, आपका हमने कोई ब्लड सैंपल लिया, ब्लड में से सेल निकाले, सेल में से डीएनए निकाला, आपकी डीएनए को किसी स्टैंडर्डाइज डीएनए के साथ कंपेयर करेंगे कि ये वाला सीक्वेंस ऐसे है, ये वाला सीक्वेंस ऐसे है। तो अगर आपका वो सीक्वेंसेस मैच करते हुए, ठीक है ना, जैसे मेन ये फिंगरप्रिंटिंग कौन सी है, क्रिमिनल को फाइंड आउट करने के लिए। क्रिमिनल का हमें ब्लड मिला, हमने उसको उसके सैंपल को लिया और हमने ब्लड सैंपल वाले डीएनए को जो नॉर्मल किसी इंडिविजुअल का सैंपल लेके जो हमें सस्पेक्टेड थे, जिन पे हमें शक था कि ये क्रिमिनल्स हैं, उनकी डीएनए को आइसोलेट किया और जो हमें क्रिमिनल साइट से मिला उसको आइसोलेट किया, उनको कंपेयर किया। जिसका सीक्वेंस क्रिमिनल हमारे क्रिमिनल जो सैंपल था, ब्लड सैंपल था, उसके साथ मिलता हुआ, दिस मीन्स दैट वन इज द क्रिमिनल। तो ये टेक्निक जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यही है कि किसी भी सैंपल को लेके उसमें से डीएनए को आइसोलेट करना है और आइसोलेट करने के बाद उसको कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना है कि ये डीएनए तेरे किसके साथ क्या कर रहा है। तो बेटा इसकी मेन इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई विल शो यू द डायग्राम। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास जो डीएनए होता है बेटा, अगर हम उसको डायनेस्टी के हिसाब से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से तो कितना भारा है, कितना हैवी है और कितनी उसके बीच में बेस कंपोजिशन है। तो हमारे पास दो डीएनए हैं, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। कौन कौन से हैं? बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए होता है बेटा वो 99.9% होता है और वो सभी इंडिविजुअल में सेम होता है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि आगे हमको फिर समझ आएगी कि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें बल्क डीएनए की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बल्क डीएनए जो 99.9% है, ये कोडिंग डीएनए होता है। दिस डीएनए कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन्स। बट जो हमारा दूसरा डीएनए होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, जिसको हम नॉन कोडिंग बोलते हैं, उसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए सिंपल हमारे पास 0.1% प्रेजेंट होता है और ये नॉन कोडिंग होता है। ये कौन सा होता है? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग से आप याद रखना कि जो काम ना करे, नॉन मतलब ना करे, जो डीएनए किसी प्रोटीन के सिंथेसिस में काम ना करे वो नॉन कोडिंग, और जो कोड करे वो कौन सा होता है? हमारा बल्क डीएनए। तो बल्क डीएनए तो बेटा मोस्टली सारे इंडिविजुअल में 99.9% सेम होता है। तो बेटा अगर सारी चीज़ सभी में सेम होगी तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई और हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस। डिफरेंस तो उसी में फाइंड किया जा सकता है ना जो चीज़ अलग हो। तो जो हमें ये याद रखना, जो सैटेलाइट डीएनए होता है उसको हम यूज़ करते हैं नॉन कोडिंग को। उसके बीच में कुछ हमारे पास बेटा ये सैटेलाइट डीएनए जो होता है, इसके जो सीक्वेंस होते हैं बार बार एक ही काम करते हैं, तो हम इस सीक्वेंस को रिपीटेटिव सीक्वेंस भी बोल देते हैं। सैटेलाइट डीएनए का जो सीक्वेंस है हम उसको
रिपीटेटिव सीक्वेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसने बार बार इसका दोबारा सीक्वेंस ये रिपीट होता है। और इसका काम क्या होता है, इसने प्रोटीन्स नहीं बनाने, बार बार वही करी जाना, अपना सीक्वेंस शो करी जाना सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस भी नॉन कोडिंग होना। बट इन सीक्वेंस के बीच में बेटा हम क्या देखते हैं, ये सीक्वेंसेस जो होते हैं, जहाँ तो इनकी 3 तरह से इनको कैटेगराइज किया जाता है, रेपिटेशन और कॉपी नंबर, कि कितनी बार सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं सैटेलाइट डीएनए के अंदर। सैटेलाइट डीएनए क्या है, एक डीएनए है जिसके बीच में रिपीटिव सीक्वेंसेस हैं जो बार बार आते हैं। तो हमको उनको कैसे क्लासीफाई किया गया हुआ है, रिपीटिव सीक्वेंसेस होते हैं सैटेलाइट डीएनए के, वो कितनी बार आए, कितनी बार मीन टू से ये काम तो इन्होंने करना ही नहीं, तो इन्होंने मतलब कितनी बार, जैसे लेट्स सपोज हमने दिन में 3 बार खाना खाया, तो हमारा ये क्या रेपिटेशन हो गया 3। तो इसके बीच में ये रिपीटिव सीक्वेंसेस कितनी बार आते हैं, तो ये उनका हो गया रिपीटिव और कॉपी नंबर। फिर हमने इसके बीच में देखना है रेशो किसकी देखनी होती है, G/C और A/T, एडेनिन की थायमिन के साथ और एडेनिन की थायमिन के साथ और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ रेशो क्या है। और थर्ड है लेंथ। बेटा इसी के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे और रिपीटिव कॉपी नंबर के बेसिस पे जो हमारे सैटेलाइट डीएनए हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मिनी और माइक्रो। मिनी सैटेलाइट डीएनए वो होते हैं जिनका बेस पेयर कितना होता है, 10 to 60 बेस पेयर। कितने होते हैं इनमें, 10 से लेके 60 बेस पेयर्स होंगे। और जो हमारे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए हैं उनमें जो रिपीटिव सीक्वेंसेस होंगे वो कितने होंगे, 1 to 8 बेस पेयर, 8 बेस पेयर के सीक्वेंस जो होंगे वो बार बार रिपीट होते होंगे। और मिनी सैटेलाइट के बीच में हमारे 10 से लेके 60 बेस पेयर जो होंगे वो बार बार रिपीट होते होंगे सीक्वेंस में। तो बेटा जो मिनी का सीक्वेंस होता है उसको हम VNTRs बोल देते हैं। हम क्या बोलते हैं, VNTRs, ठीक है, VNTRs बोल देते हैं हम। और जो हमारे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के सीक्वेंस, रिपीटिव सीक्वेंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं STRs, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। VNTRs कौन से, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे बेटा हम क्या करते हैं, जो VNTRs हैं ये क्या करते रहते हैं, हमारे चेंज होते रहते हैं, ये हमारे क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो VNTRs के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, म्यूटेशंस आती हैं। तो मेक श्योर कि हमने इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, एल्क जेफरी ने। एल्क जेफरी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। एल्क जेफरी साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया था। तो मेक श्योर आपको क्लियर हो गया कि जो VNTRs हैं, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स हैं, ये क्या होते हैं, हमारे सैटेलाइट डीएनए होते हैं। और कौन से सैटेलाइट डीएनए होते हैं, मिनी, क्यों, क्योंकि इनका बेस पेयर कितने, इसमें बेस पेयर्स होते हैं 10 to 60 बेस पेयर्स होते हैं। और जो हमारे माइक्रो होते हैं उनको हम STRs बोल देते हैं, ये क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो बेटा जो VNTRs हैं ये हमारी नॉन कोडिंग हैं, इनके बीच में म्यूटेशंस आती रहे बट वो इतना उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। क्यों, ये हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग में एक इंडिविजुअल के दूसरे के साथ कंपैरिजन में हेल्प करता है। और ये दूसरा नॉन कोडिंग होते हैं और इनमें ये किसी प्रोटीन के लिए कोड करते नहीं। तो ये म्यूटेशंस इतनी हमारे लिए वो नुकसानदायक भी नहीं होती और ना ही बेनिफिशियल, सिंपल इसके लिए होती हैं कि हम इसके हेल्प से DNA प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा DNA फिंगर प्रिंटिंग, आई रिपीट, ये हमारी ये सारी की सारी जो मैंने आपको समझाया है सारे के सारा यही डिटेल्स हैं। और जो VNTRs हैं
उनके बीच में बेटा एक सिंगल बेस पेयर जो म्यूटेशन आती है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं, वो क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक तरह से बेटा पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज। सो बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। तो जो हमारे पास टेक्निक है फिंगरप्रिंटिंग की, उसके कुछ जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास। सबसे पहले अपने क्रिमिनल साइट पे गए, वहाँ पे ब्लड सैंपल मिला, ब्लड को में से सेल लिया, सेल में से डीएनए को आइसोलेट किया। तो जो जो टेक्निक है ये बेटा कौन कौन सी है, इसमें सबसे मेन क्या है कि हमने सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करनी है। फिर उसके बाद में बेटा हमने डीएनए लेंथ बहुत लंबी होती है, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ये कैंचियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, डीएनए को काट देती हैं। ठीक है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काट देंगी। उसके बाद काटने के बाद हमारी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, लैक्टोफोरेसिस। लैक्टोफोरेसिस जो है वो क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को लेंथ के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट बेटा हमारी वीडियो इनकम्प्लीट रह गई थी, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो हमारी टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके बीच में सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हमने जो हमारा मेन सैंपल है उसमें से सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना है। डीएनए को आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद आपने उसकी अलग प्रोसेस है वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हैं, वी कॉल्ड इट अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। उसकी हेल्प से हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद हमने उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी है हमारे पास, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से जो हमारे पास डीएनए आ जाएंगे उनको क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स को किसकी हेल्प से, एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो सेलुलोज और नाइलॉन, उसके ऊपर हमने उसको हाइब्रिडाइज करा देना है। ठीक है, सारे के सारे को चिपका देना है। फिर उसके बाद बेटा नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, उनको क्या करना है, हाइब्रिडाइज कराना है यूजिंग लेबल्ड वेंटियार्ड्स प्रॉब्स। बेटा वेंटियार्ड्स के अंश हैं हमारे, प्रॉब्स के होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनएज होते हैं। जो हमारे वीएनटीआर्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हमारे पास बेस पेयर्स होंगे सिंगल स्टैंडर्ड, उसको हम क्या कर देंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, वो वीएनटीआर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेंगे। तो जब हम उनको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी मीन टू से हम उसको जेल को अपने जो हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू फिल्म पे रखेंगे, उस पर लाइट पड़ेगी और ये जो वीएनटीआर्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, चमकेंगे। तो जो वीएनटीआर्स क्या करेंगे, चमकेंगे। तो जो वीएनटीआर क्या करेंगे, हमें बैंड्स दिखाई देंगे अलग अलग साइज़ के। तो ये बैंड्स के जो पैटर्न हैं इंडिविजुअल डीएनए पैटर्न है इंडिविजुअल के, ठीक है बेटा, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग होने की वजह से ये टेक्निक हमें क्या करती हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। यू लुक एट दिस डायग्राम, ये देखो एक पैटर्नल क्रोमोसोम था, उसके ऊपर 7 क्रोमोसोम में 3 सैटेलाइट वो थे हमारे पास सीक्वेंस, और मैटरनल मतलब मदर के क्रोमोसोम नंबर 7 पे कौन कौन से हैं, एक क्रोमोसोम पे 4 वेंटियार्ड्स हैं और एक पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 वेंटियार्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम 2 पे, क्रोमोसोम 16 पे वेंटियार्ड्स हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के, क्लियर है। उनको हमने क्या किया,
जो हमारे पर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स थे, ये हमारे पास STR थे। इनको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करके ये हमारे पास क्रिमिनल साइट से आए, ठीक है, जिस पे C लिखा हुआ है, एम्पलीफाइड रिपीटेड रिपीट सेपरेट बाय साइज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और A और B क्या है, जिसका C के साथ A और B के जिसके बैंड ज़्यादा C के साथ मिलते होंगे वो क्या होगा, इनमें से क्रिमिनल होगा। तो ये हमारे पास टेक्निक है जिससे हमें पता लगता है कि who is the criminal of particular incidents। एंड बेटा इसको हम इस टेक्निक को हम उसमें पेरेंटी टेस्ट में भी यूज़ करते हैं, और मेनली इसका काम क्या है, सीक्वेंसिंग, ठीक है।